तो आज मैंने एक फोटो डाली होगी, वो इसी तालाब के ऊपर मैं आपको एक पूरी कहानी है। उस तालाब को देखेंगे तो फिर तालाब को जूम करके देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आप शायद सब उधर के हैं, आप तो इधर रुहेलखंड के लोग, तो जिनका उधर आना जाना हुआ या हो सकता है कई गांव में हो, तो वहाँ तालाब को ताला बोलते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ। शीर्षक है तालाब। हाँ, हमारे ननिहाल में तालाब को ताला ही कहते थे। सबकी जान था किसी वक्त में ये। करीब 1970-80 का कालखंड होगा जब हम गर्मी की छुट्टियों में पहुंचते थे, तो हम बच्चों का ये सबसे बड़ा आकर्षण ताला ही होता था। बुंदेलखंड में कई जगह आपको तालाब दिख जाते हैं और इनके चारों ओर बलुई मिट्टी के टीले होते हैं जिसे भीटा कहते हैं। भीटे तो पृथ्वी के विकास क्रम में ही बन गए होंगे और ऐसा लगता है कि अपने आप बारिश का पानी इनके बीच सदियों से इकट्ठा होता रहा होगा। और क्योंकि यहाँ नदियां कम ही पाई जाती हैं इस क्षेत्र में, तो इसलिए पानी की सहूलियत की वजह से मानव बस्तियां इनके आसपास बस गई। सूर्योदय होते हुए जैसे हम बच्चों की नींद खुलती थी, सब इकट्ठे होकर वहीं जाते थे। कई बार सोने के पहले पड़ोसी बच्चों के साथ कल कितने बजे चलना है इसकी योजना पहले से ही बन जाती थी। सुबह एक साथ चलते ही पहले बबूल की दातून तोड़ना एक महत्वपूर्ण काम होता था। हाँ, क्योंकि हमारा ननिहाल बुंदेलखंड में पड़ता था, वहां बबूल बहुतायत में पाया जाता था। इसकी ऊंचाई नीम की तुलना में कम होती थी और तथा नीम की तुलना में ये कम कड़वी होती थी, बल्कि थोड़ी मीठी ही होती थी। बबूल की गूंद के लड्डू बनाने के काम आती है और हम सब ने इसे खाया होगा। अब बबूल की पतली सी डंठल तोड़कर उसके कांटे निकालकर उससे दातून करने योग्य बनाकर आगे की यात्रा होती थी। ताला के किनारे पहले उसको देखकर एक तरह से उसे सूचना देते थे कि हम आ गए हैं। नित्य क्रिया आदि कर उसमें कूद पड़ते थे। ताला की तलहटी बलुई मिट्टी की थी जिससे उसमें चलना बहुत ही सरल था। ताला का आकर्षण उसमें कमल के फूलों से और बढ़ जाता था। बुंदेलखंड के तालाबों में अक्सर कमल के पौधे होते हैं। कमल के फूल तो आकर्षक होता ही है और इसके पत्ते गोल और बड़े बड़े होते हैं जिसे शादी ब्याह में खाना खिलाने के लिए पत्तल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह पानी में तो उगता है, पर इसके पत्तों में एक विशेष गुण होता है कि इसमें पानी डालने पर यह रुकता नहीं, बल्कि लुढ़कते हुए एक बड़ी बूंद कर किसी न किसी तरफ गिर जाता है। ताला में सुबह के स्नान के साथ थोड़ी बहुत जल क्रीड़ा करते थे हम लोग। फिर कमल के फूल तोड़ने के लिए कमल के पौधों के बीच में घुस जाते थे, जो एक दुरूह कार्य होता था, क्योंकि कमल की जड़ में तो कांटे नहीं होते थे, पर तने में महीन महीन कांटे होते थे और अक्सर हम सबके पैरों में इससे छिलने के निशान आ जाते थे और हम पकड़े जाते थे। नहाकर और फूल तोड़कर हम दोपहर को पुनः मिलने का वादा कर घर की तरफ चल पड़ते थे और फूलों को पूजा के लिए देकर सुबह की जलपान की टोह लेने लगते थे। ताला में दो अलग अलग घाट थे, एक पुरुषों के लिए था, एक महिलाओं के लिए था। 10 बजे के आसपास महिलाओं के आने का समय होता था और स्नान के अलावा दाल, गेहूं एवं अन्य अनाज के धोने का भी काम ताला में ही होता था, क्योंकि गांव के अधिकतर कुओं का पानी खारा था और घर के जानवरों को ही काम आता था। दोपहर के समय ताला बच्चों का पूर्ण रूप से कब्जा हो जाता था और पूरा तालाब एक विशाल क्रीड़ा स्थल के रूप में परिवर्तित हो जाता था। एक दूसरे को छूने का खेल होता था। एक लड़के से इसकी शुरुआत होती थी और तब तक उसे यह काम करना पड़ता था जब तक वह किसी और को छू नहीं लेता था, और यह काम एकदम आसान नहीं था। जैसे ही किसी के पास पहुंचो, किधर डुबकी मार निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। एक से एक माहिर खिलाड़ी थे और कईयों को हम कभी छू ही नहीं पाए। अगर छूने पकड़ने का ये खेल ओलंपिक होता तो यहीं की टीम जीतती। कई नौसिखियों का जो तैरना नहीं जानते थे, उन्हें कुछ बदमाश बच्चे उनको गहरे पानी में उठाकर फेंक देते थे और बारीकी से नजर रखते थे, और ये नौसिखिए भी डूबते तैरते तैरना सीख जाते थे। हमने भी ऐसे ही तैरना सीखा था। घंटों तक खेल खिलवाड़ के बाद फिर पेट पूजा के घर जाते थे, लेकिन शाम को मिलने का समय तय हो जाता था, जिसकी घर से इजाजत नहीं थी, पर किसी न किसी बहाने हम आ ही जाते थे।
ताला के किनारे कुछ कैथे के पेड़ थे जो नमक के साथ बड़े स्वादिष्ट लगते थे। शाम को घर से चोरी छुपे नमक लेकर पेड़ों के नीचे हम पहुंच जाते थे और कभी कभी एक आध नीचे पड़े मिल जाते थे, नहीं तो फिर ईंट पत्थर डंडा जो भी हथियार मिलता था उसी से कैथे पर निशान लगाना शुरू कर देते थे। जिससे कैथा गिर जाता वही उसका मालिक होता था और फिर मिन्नतें करके कुछ न कुछ पाए जाते थे और उनका स्वाद अप्रतिम होता था। फिर डरते डरते चुपचाप नहाने का दौर शुरू हो जाता था जिसमें तैराकी मुख्य होती थी। घाट में 3 बड़े बड़े पत्थर रखे थे जो पता नहीं कितने सालों से रखे थे, किसी ने जरूर पहाड़ से बैलगाड़ी लाकर रखे होंगे। ये कपड़े धोने बैठकर मुंह हाथ धोने के काम आते थे। खेतों में काम करके इन पत्थरों पर बैठकर हाथ मुंह धोते हुए लोग हम लोगों की तरफ बस करो का इशारा करते थे और हम चुपचाप निकल कर गमछे से बालों बड़े अच्छे से पहुंचते थे जिससे शाम की नहाने की बात पकड़ी न जाए, और पकड़े भी जाते थे और डांट भी खाते। ताला गांव के हर शुभ काम का भागीदार होता था। शादी की कई रस्में ताला में होती थी, नवजात बच्चों की भी कुछ रस्में होती थी, हर त्योहार में कुछ न कुछ वहां होता था। जन्माष्टमी में एक तैरती हुई विशेष झांकी निकाली जाती थी जिसका पूरा साल गांव इंतजार करता था। तो जो फोटो डाली है मैंने उसको जूम करके देखेंगे, वो जन्माष्टमी की एक झांकी की तस्वीर है। कुछ लोग उसमें पूरा निकालते थे जन्माष्टमी के दौरान कि शंकर जी को वासुदेव जी जो है तालाब में पार करा रहे हैं। तो जन्माष्टमी के समय पानी भी खूब होता था, तो ये वहाँ की हर साल की परंपरा थी जिसके लिए बहुत जोर शोर से मनाते थे कि कृष्ण भगवान पैदा हुए और यमुना के इस पार से उस पार गए। अच्छा, इस पार से जाएंगे। तो उसमें आपको तस्वीर में कमल के फूल भी दिखेंगे और वो झांकी भी दिखेंगी। दुख में भी लोग ताला के पास आते थे। बड़े बुजुर्गों का अंतिम संस्कार ताला के आसपास भीटा नहीं होता था और कुछ लोगों की समाधि भी बनाई जाती थी। मृत्यु के बाद 10वें दिन शुद्ध होने तक गांव की औरतें रोज नहाने जाती थी। मुझे लगता था कुछ लोग मानसिक तनाव होते थे तो भी ताला के किनारे कुछ घंटे आकर बैठ जाते थे, उनको एक तसल्ली सी मिल जाती थी। कुल मिलाकर एक बहुत बड़े बुजुर्ग की तरह ताला था। हजारों वर्ष की उम्र होगी, कितनी पीढ़ियों को उसने देखा होगा, कभी दर्द कभी खुशी, मौन रहकर देखना ही इसकी नियति थी। पर इसके पास लोग आते थे जिंदा रहकर भी और मौत के बाद भी। इसी के पास जलकर अपनी रात समर्पित करना चाहते थे। एक पानी के टुकड़े को हमारे देश में इतना सम्मान मिल सकता। कुछ वर्षों पहले जाना हुआ, ताला अब भी है पर अब घरों में नल आ गए हैं और ताला पर पहले जैसे निर्भरता नहीं। बच्चे हो सकता है कभी कभी नहाने जाते हो पर वो रौनक नहीं दिख रही थी। भीटे पर नाना जी की समाधि निशान अभी भी थे। वहां जाकर उनके होने का एहसास जागृत उठा। लगता था आज भी उनकी और ताला की अकेले में बातें होती होंगी और वे अपना दर्द साझा करते होंगे। गांव के अन्य दिवंगत सदस्य भी मिल बैठकर गांव के स्वरूप को बचाने के लिए सोचते होंगे। अब डर लगता है कहीं किसी की नजर न लग जाए और ताला भी विकास की भेंट चढ़ जाए और गांव के सबसे बड़ा बुजुर्ग हमें छोड़कर चला जाए और गांव हमेशा के लिए अनाथ हो जाए।